वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक जो रिलीज हो चुके हैं, उस क्वेश्चन बैंक की सीरीज को लेकर हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन बैंक में लगभग 509 क्वेश्चंस, लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये वो क्वेश्चंस है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि एग्जैक्टली इनमें से नहीं आएंगे, लेकिन इन्हीं तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस महाराष्ट्र बोर्ड के इस पहले चैप्टर को हम जो शुरू कर रहे हैं वो ऑसिलेशन चैप्टर है। ऑसिलेशन चैप्टर में देखिए पूरे क्वेश्चन बैंक को 5 तरह से मेनली फोकस किया गया है। वैसा तो चैप्टर बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इस चैप्टर को इस तरह से मॉडिफाई किया है आपके सामने कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस 5 टॉपिक में समराइज हो जाएंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे गए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात की गई है। सेकंड नंबर टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं वो है सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पेंडुलम पर बेस्ड प्रॉब्लम है। तीसरे है एनर्जी पे बेस्ड प्रॉब्लम, चौथा एंगुलर एसएचएम पे बेस्ड प्रॉब्लम और पांचवा कंपोजिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए। क्वेश्चन जो दिए गए हैं पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में दिए गए, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर, 1 लाइन आंसर रहेगा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसे 2 शॉर्ट आंसर जो कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये बोनस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सोचो मान लो 16 चैप्टर्स है, 40% रिड्यूस सिलेबस है, सिलेबस हट चुका है ना। अब उसमें से भी 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो हर चैप्टर में से हम ये चेक कर सकते हैं कि 4 मार्क में और 3 मार्क में कौन से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि 4 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर कर लीजिए, पहले उनको लिख के याद कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं। हम सारे क्वेश्चन जो शुरुआत करेंगे वो ऐसे करेंगे। देखिए टाइप 1 पहले मैं उठाऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। उन टाइप 1 पे जितने क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे एमसीक्यू में देखिए पहला क्वेश्चन ये है, तो पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या करूंगा, पूरा टॉपिक बोर्ड पे समझा दूंगा। समझाने के बाद ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है एमसीक्यू का जो आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एक क्वेश्चन स्क्रीन पर अवेलेबल है। एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन को वर्कआउट करते हुए बोर्ड पे चलेंगे, वापस से समराइज करेंगे, वापस वर्कआउट करते हुए बोर्ड पे चलेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस को पूरा के पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखेंगे शॉर्ट आंसर्स में भी क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स सेकंड नंबर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चंस हैं और साथ साथ में लॉन्ग आंसर्स में भी यहाँ पे से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो लॉन्ग आंसर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना ये बताया गया है। तो चले पहले बोर्ड पे एक क्वेश्चन को पूरा वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में से पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने 4 नंबर का लेके आ रहा हूं वो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को बताइए कि वो किस तरह से लिखी जाती है, उसकी मदद से वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन बताइए, वेलोसिटी बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो पहले समझते हैं हम लोग कि मोशन क्या होता है और मोशन कितने टाइप से बताया गया है। देखिए यहां पर ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर मोशन की सबसे पहले बेसिक शुरुआत हुई है कि 3 तरह से मोशन को क्लासिफाई किया गया है। एक है पीरियोडिक मोशन, दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन और तीसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन जो अपने आप को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करती है उसे पीरियोडिक कहते हैं। ऐसी मोशन जो मीन पोजीशन के अबाउट कोइंफ्लो मोशन होती है उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ऐसी मोशन जिसमें एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं जो एग्जाम में बताया भी गया है। पहला कि एम मास का कोई ब्लॉक आपके सामने रखा गया है, एम मास का ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया है। एम मास के ब्लॉक को आपने क्या किया, ठीक है, अब आपने एम मास के इस ब्लॉक को खींचा, एक्सटेंड किया, खींचने के बाद एम मास के इस ब्लॉक को जैसे आपने खींचा एक्स एक्सटेंशन तक और छोड़ दिया, तो छोड़ने पर क्या होगा, छोड़ने पर होगा कि एम मास का ब्लॉक वापस से खींचा चला आएगा। अब खींचा क्यों चला आएगा, तो ब्लॉक पे क्या लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है एम मास के इस ब्लॉक पे लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स लगा और स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, Fs माइनस kx, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस kx और एक्सेलरेशन माइनस k बाय m इनटू x, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं,
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की पावर को आप चेक कीजिए। मैं एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से बताऊंगा और पावर को आप चेक कीजिए, लीनियर पावर है। तो जब भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। जो भी मोशन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे ओमेगा कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ओमेगा। तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, है ना। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में एक्सप्रेस की गई हो। एक्सेलरेशन को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसे लिखा जाता है डी बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि मैं ओमेगा स्क्वायर के बाय एम के प्लस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर एक्सेलरेशन आप चेक कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो a दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, वेलोसिटी के साथ साथ में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए। हमें दोनों बातें देखनी है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए वेलोसिटी कैसे निकाली जाए। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए यहां पर सबसे पहले a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dv बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे आप लिख सकते हैं dv बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे लिखा जा सकता है dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आप v dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा इसे लिखा जा सकता है। ना हमें वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन वी डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की पावर 1 डी एक्स। अच्छा, जिनको भी नहीं पता हो ध्यान से देख ले। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया आपके पास में v की पावर 1 डी वी, v 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। तो ये आ चुका है आपके पास में v स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने क्या किया, v स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है कांस्टेंट ऐड किया जाता है। और ये कांस्टेंट की कंडीशन कैसे निकाली जाती है? इस कांस्टेंट की कंडीशन निकाली जाती है किसकी मदद से? इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन जो भी गिवन होती है उसकी मदद से। सर कैसे सर? तो देखो एम मास के ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे थ्रो किया, पत्थर यहाँ से अटैच किया, ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पार्टिकल गया x इक्वल टू प्लस है, ठीक है, यहाँ गया x इक्वल टू माइनस है, मीन पोजीशन से यहाँ पर गया, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन उसके बाद वापस चेक कीजिएगा x इक्वल टू माइनस है, वापस ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। ये एंगल थीटा, ये आपके पास में एंगल थीटा। जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल जाता है, जाएगा रुकेगा फिर से आएगा, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या पुटअप करने वाले हैं? हम पुटअप करने वाले हैं कि अगर x की वैल्यू प्लस माइनस a पुटअप करते हैं तो वेलोसिटी जीरो होती है। सो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना है आपके पास में? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। वेलोसिटी जीरो डिवाइड बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a का अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो c निकल जाता है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। इसे ऐसा लिखा जा सकता है c को। अब इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो c की वैल्यू को उठा के जब पुटअप की जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? चेक कीजिएगा। वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। v स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इक्वल टू आ गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ चुका है आपके पास में। अब देखो यहां पर आप चेक भी कर सकते हो, x इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। बेटा यहां से इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अभी मैं जो पोर्शन डिस्कस कर रहा हूं ना, इससे 3 क्वेश्चन फ्रेम हुए। वो क्वेश्चन मैं आऊंगा जब बताऊंगा आप लोगों को। एमसीक्यू में भी 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए, सिंगल चॉइस सिंगल मार्क्स में भी क्वेश्चन फ्रेम हुए। अब x इक्वल टू 0 जब भी होता है तो मीन पोजीशन कहलाती है। और मीन पोजीशन पे देखो क्या है, x इक्वल टू 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर
प्लस माइनस ओमेगा ए, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? मैक्सिमम। और जब x इक्वल टू 0 के प्लेस पे x इक्वल टू प्लस माइनस ए आपके पास अवेलेबल हो, व्हेन यू आर हैविंग x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन की हम बात करते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी आती है? फॉर x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर 0 आता है आपके पास में, है ना? आइए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल चुका है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा अंडर रूट कितना है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? dx बाय dt। dx बाय dt आ गया ओमेगा अंडर रूट कितना? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना? अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। केस फर्स्ट क्या? जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, मतलब पार्टिकल कहां पर हो? मीन पोजीशन पर हो। अच्छा, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू t पर, x इक्वल टू x पर अवेलेबल हो, तो आप और हम ये बात जानते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिएगा, साइन इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला होता है। इसे आप लिखते हैं ओमेगा dt, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t, 0 से लेकर कहां तक? तो x तक हम बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a, x की प्लेस पे x, सो x बाय a माइनस साइन इनवर्स 0 बाय 0 इक्वल टू ओमेगा t। तो साइन इनवर्स x बाय a साइन इनवर्स साइन 0 इक्वल टू ओमेगा t। सो साइन इनवर्स कितना आ चुका है? x बाय a ओमेगा t। सो x बाय a इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है? साइन ओमेगा t। तो x इक्वल टू कितना आ चुका है? a साइन ओमेगा t। ये आ गया जब पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता है। केस फर्स्ट, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, वो आप देख भी सकते हो ऐसे कैसे। ये देखो, सेंटर पोजीशन x इक्वल टू 0, मतलब जब मोशन स्टार्ट हुई है तब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है। अब दूसरी केस क्या? पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a पर हो या x इक्वल टू माइनस a पर हो, प्लस a पर हो या माइनस a पर हो। तो प्लस a पर हो या माइनस a पर हो, तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, मैंने अभी डिस्कशन किया आप लोगों से, साइन इनवर्स x बाय a ओमेगा t, है ना? अब लिमिट कहां से कहां पुटअप करनी है, देखो ध्यान से, ये आपके सामने भी आया, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dt, ओमेगा बाहर है। अगर t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल या तो प्लस a पर या माइनस a पर हो, प्लस a मतलब राइट साइड, माइनस a मतलब लेफ्ट साइड, और प्लस a मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, माइनस a मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल या तो प्लस माइनस a पर हो, है ना? तो मैं मान लेता हूं प्लस a पर ले लेता हूं, तो t इक्वल टू t पर कहां पर होगा? x पर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यह आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय a, लिमिट कहां से कहां पुटअप करनी है? a से कहां तक? x तक, ओमेगा dt t 0 टू t। सो आप लिख दीजिए साइन इनवर्स x बाय a माइनस साइन इनवर्स a बाय a इक्वल टू ओमेगा t माइनस 0। साइन इनवर्स x बाय a, साइन, अच्छा a बाय a कितना आया? 1 आया। साइन 1 कितना आया? साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 ओमेगा t। साइन इनवर्स x बाय a साइन पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। अच्छा, ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 जैसे आपके पास निकल कर आया, तो आप क्या लिख सकते हैं? व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट x बाय a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। सो x इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t जब आया तो ये कहां से? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए, तो क्वेश्चन देखिए। शुरुआत में सबसे पहली बात,
जो मैं पॉइंट अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं उससे 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम हो गए। पहला ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमेशा याद रखें। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया जाता है a दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दूसरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखें, ओमेगा अंडर रूट दिया जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू a साइन ओमेगा टी जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, व्हेन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम विच पोजीशन, मीन पोजीशन, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ये आपके पास में x इक्वल टू a cos ओमेगा टी आ जाता है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब पार्टिकल, देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। नाउ एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन x इक्वल टू 0 रखा तो एक्सेलरेशन आया माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 0, 0 रख दिया आपने या सिंपल 0 रख दिया। सो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, बट x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होती है, तो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस a ओमेगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जिसे हम कहते हैं a ओमेगा। अच्छा अब अगर x इक्वल टू प्लस माइनस a आया, x इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस a आया, प्लस माइनस a आया मतलब एक्सट्रीम पोजीशन आई। एक्सट्रीम पोजीशन पर हम ये देख सकते हैं एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इफ x इक्वल टू प्लस a है ना, x इक्वल टू प्लस a आपने रखा, ये माइनस 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 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, तब a की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर x, x मतलब प्लस है तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जब x इक्वल टू प्लस ए पर है, x इक्वल टू प्लस ए पर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब नेगेटिव साइड में आ रही है, ये नेगेटिव साइड में आ रही है, ठीक है ना। अब देखो x इक्वल टू माइनस ए रखा, x इक्वल टू माइनस ए रखा तो एक्सेलरेशन आ रहा है आपके पास में ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो माइनस ये आपके पास में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ए, तो ये आया माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए। अच्छा नीचे आपके ये देखो यहाँ पर कुल मिला के बोला जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए में, देखो मैं शॉर्ट पे बोल देता हूँ आप लोगों को। बात ये है कि अगर एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर, ये स्मॉल ए है, ये प्लस माइनस ए आ रहा है, मैग्नीट्यूड है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है, और डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। मतलब क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट है, डिस्प्लेसमेंट राइट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है तो एक्सेलरेशन राइट रहेगा, अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड ये रहेगा। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, वीएसए पूछा गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, ये से कैंसिल हो गया, ओमेगा आपके पास में आ गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये आंसर होगा 1 अपॉन ओमेगा होगा। अच्छा ओमेगा कितना होता है, तो 2 पाई बाय टी होता है, तो इसकी मदद से आपको टाइम पीरियड निकालने के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम वर्कआउट करते हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से और क्लैरिटी आप लोगों की बढ़े। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक हमने समझा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, देखो क्या पूछा गया, a particle performing simple harmonic motion with an amplitude a, the ratio of maximum velocity to maximum acceleration, ये अभी निकाला हम लोगों ने, 1 by ओमेगा होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन था। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज, तो x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे होता है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, जो कि मैंने अभी बोर्ड पे सामने आपके सामने डिस्कस की। अब देखो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 31.4 मीटर पर सेकंड, दैट पीरियोडिक टाइम निकालना है। तो देखो पीरियोडिक टाइम के लिए ओमेगा इक्वल टू ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, ये डिस्कस किया था मैंने। तो ए मैक्स है 31.4, ए मैक्स कितना है 31.4 डिवाइड बाय 10 कितना होता है 3.14, 3.14 होता है बराबर। अब 3.14 को आप लिख सकते हैं पाई, सो ओमेगा इक्वल टू पाई आ गया है, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया है, पाई आ गया है। 2 पाई बाय टी कितना लिख सकते हैं आप, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं आप, 2 पाई बाय टी इक्वल टू पाई, तो टी इक्वल टू 2 सेकंड निकल कर आता है। तो पीरियोडिक टाइम जो है आपके सामने 2 सेकंड आता है। आप चाहें तो पेन पेपर निकाल के सॉल्व भी करके देखें, आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा।
पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है, और देखो पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एसएचएम पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इधर, इधर से इधर जाने में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2a डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, और आपको एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स जो लग रहा है वो 4 न्यूटन लग रहा है। तो आपको मिड पॉइंट पे बताना है कहीं पर एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में फोर्स कितना होगा। ये बोर्ड पे समझने वाला क्वेश्चन है। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम हम यहां से भी समझ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में देखिएगा, टेक्स्ट बुक में एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या बताया गया है। देखिए यहां पर वो टॉपिक अवेलेबल नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वी ऑलवेज से एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को भी मैं एक बार बोर्ड पे जरूर डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, ताकि आपको और ध्यान में आ जाए किस तरह से वर्कआउट करना है। चलिए अब देखिएगा क्या बोला गया है। आपको क्वेश्चन ऐसा कहा गया है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है एसएचएम के फोर्स कांस्टेंट के टर्म के अंदर। आपको बताना है कि भाई π/2 का फेज हो तब एसएचएम का मतलब क्या होता है, लीनियर एसएचएम क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको ये भी डिस्कस करना है कि एम्पलीट्यूड दे रखा है पार्टिकल के लिए, टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन स्पीड क्या होगी उस समय जब एक्सेलरेशन जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करता हो। डिराइव्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। डिफाइन लीनियर एसएचएम, क्या होता है लीनियर एसएचएम, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो लीनियर एसएचएम का मतलब भी हम बोर्ड पर चल के समझने वाले हैं। साथ साथ हमें जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 2 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर, तब एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए ये भी हमें समझना है। हमें वो टाइम बताना है कि जब पार्टिकल को ट्रेवल करने में 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करने में जो समय लगता है वो टाइम बताना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, 3 मार्क के क्वेश्चन के। और 4 मार्क का क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया ही है। तो पहले ये तो समझ लीजिए लीनियर एसएचएम किसे कहा जाता है। लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी गई है। लीनियर एसएचएम का मतलब, अ लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज एनी पीरियोडिक मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। भाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए और हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ एक्ट होना चाहिए। तो चलिए बाकी के क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, और बोर्ड पे सॉल्व करके आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे निकाले जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा था कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, दैट वाज 31.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या कहा गया है, पीरियोडिक टाइम निकालना है। तो हम जानते हैं बात, अभी मैंने आप लोगों को सिखाई कि ए मैक्स अपॉन वी मैक्स का रेशियो जो निकाला जाता है, ए मैक्स होता है ए ओमेगा स्क्वायर और वी मैक्स होता है ए ओमेगा, इससे ओमेगा निकलता है। ओमेगा आ गया आपके पास ए मैक्स अपॉन वी मैक्स, इसे लिखा जाता है 2π/t। अच्छा वी मैक्स कितना है आपका, ए मैक्स कितना है चेक करो, 31.4, ये कितना है 10, ये है 2π/t। सो ये आ गया 3.14, दैट इज इक्वल टू 2π/t। अच्छा 3.14 को आप क्या लिखते हैं, तो पाई लिखते हैं, 2π/t। सो यहाँ चेक कर सकते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकंड निकल कर आ जाती है। सो टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अब देखो एक क्वेश्चन और गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल, है ना, 2 सेंटीमीटर का एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब ये हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जिसे मैं 2a लिखता हूं, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। सो a की वैल्यू आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये रहा x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, x इक्वल टू प्लस a जिसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और मिडवे कहीं बोल रहा है कि x की वैल्यू a/2, इस वैल्यू पर आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो x/a की वैल्यू 1/2 आ जाती है आपके पास में। ठीक है, अब थोड़ा समझने पे ध्यान दें। हमें फोर्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर, जिसे हम मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं, सो m इनटू ओमेगा स्क्वायर a, जिसे मैं प्लस a कहता हूं। ऐसा क्यों कहता हूं भाई, x की वैल्यू प्लस है तो फोर्स माइनस है। ठीक है, फोर्स भाई डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा होगा। अभी आ गया आपके पास में एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। किसी भी पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर इनटू x लिखी जा सकती है। मुझे f अपॉन f एक्सट्रीम, तो f देखो कितना है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x माइनस m ओमेगा स्क्वायर a, इससे कैंसिलेशन हुआ। f इक्वल टू कितना आता है आपके पास में, x/a
और एफ एक्सटर्नल हम ये कहते हैं। सो एफ एक्स बाय ए कितना आता है आपके पास में 1/2 आता है, और एफ एक्सटर्नल ये एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स कितना है तो बोले 4 है। 4 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आता है, सो 4 डिवाइड बाय 2 आंसर 2 न्यूटन अंकल कराता है। सो दिस इज आल्सो 2 न्यूटन आंसर, तो हमारा आंसर यहां पर आ जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो और क्या कहा गया है, विच क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बताना है कि फेज ऑफ 5/2 क्या इंडिकेट करता है लीनियर एसएचएम के अंदर। फेज ऑफ 5/2 क्या इंडिकेट करता है लीनियर एसएचएम के अंदर। लीनियर एसएचएम में 5/2 का जब फेज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो पहले देखो समझो फेज क्या होता है। फेज का मतलब होता है किसी भी टाइम पर पार्टिकल की प्रेजेंट पोजीशन जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। मतलब समझाता हूं, मान लो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ जा रहा है, ए से बी पार्टिकल पहुंच रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। पार्टिकल यहां से पहुंचते हुए यहां पर पहुंचा, मान लो किसी पॉइंट बी डैश पे पहुंचा, सेंटर पे एंगल थीटा बनाता है। मान लो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मैं से पी कह देता हूं, एक्स, वाई। अब समझना बच्चों क्या होगा, जब पार्टिकल 5/2, देखो थीटा क्या है, तो थीटा है पार्टिकल की टी टाइम पर फेज। फेज मतलब एक प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन। अब देखो थीटा जब π/2 बन जाता है, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, थीटा जब π/2 बन जाता है, पार्टिकल यहां पर पहुंचता है, ए से पार्टिकल बी पर पहुंचा। सो π/2 जब थीटा बन जाता है तो पार्टिकल सेंटर से देखो घूमता हुआ यहां पर पहुंचा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। क्योंकि मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि भाई आपने पार्टिकल का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे लिया तो देखो पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग जगह पर पोजीशन ये आ रही थी। मीन पोजीशन से जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, यहाँ पे जाता है ना, तो यहाँ पर सेंटर से कितना एंगल बन गया, π/2 एंगल बन गया। तो π/2 एंगल का मतलब है पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, x = 0 का मतलब क्या है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। इसको एक और थोड़ा सा फास्टली में समझा देता हूँ। पार्टिकल जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ से लाइट आपने इंसिडेंट करवाई इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तो पार्टिकल देखिए पोजीशन यहाँ से पार्टिकल दूर उधर गया। तो ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट होता पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर। सो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से वापस देखो कहां पर आया, मीन पोजीशन पर आया। तो ये वाला रीजन कौन सा था, जब π/2 पे 0 एक्सट्रीम पोजीशन, π/2 मीन पोजीशन, उल्टा बोल दिया मैंने, 0 मीन पोजीशन, π/2 एक्सट्रीम पोजीशन। वापस से देखो यहां से पार्टिकल पाई पे गया, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल वापस से कहां पर आया, मीन पोजीशन। वापस पार्टिकल इधर से गया, आपने इसका प्रोजेक्शन लिया तो वापस इधर दूर जाना चालू हुआ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जब भी थीटा 0 होता है तो मीन पोजीशन, थीटा π/2 होता है एक्सट्रीम पोजीशन, थीटा पाई होता है मीन पोजीशन, थीटा 3π/2 होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और थीटा 2π होता है फिर से मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मीन पोजीशन, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन और फिर से मीन पोजीशन, कुछ इस तरह से बताया जा सकता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन आपको फिर से एक अच्छा क्वेश्चन बताया गया है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये देख लेते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड दे रखा है, टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है। आपको बतानी है पार्टिकल की स्पीड जब एक्सेलरेशन जो हो वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन का हाफ हो जाए तब आपको पार्टिकल की स्पीड बतानी है। देखो स्पीड का सीधा फॉर्मूला होता है ω√, क्या होता है तो a² - x² होता है, ये ध्यान रखिएगा। एम्पलीट्यूड को मैं ए से बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से बता रहा हूँ। मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ω² × x = ω² × a, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2। इससे कैंसिलेशन हुआ तो x की वैल्यू a/2 आ गई। जब x की वैल्यू a/2 आई तो v कितना निकल कर आ गया, ω√, a² - a²/4, क्योंकि a/2 x² मतलब a²/4। सो v कितना आ चुका है आपके पास में, v a ओमेगा, और ये आ गया √3/4 मतलब 3/2, तो v आ चुका है आपके पास में 3/2 ओमेगा a। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 3/2 ओमेगा होता है 2π/t इंटू एम्पलीट्यूड आपके पास एग्जिस्ट करता है। सो यहां से सॉल्व करने पर देखो √3 × π, अच्छा टाइम कितना है तो 2 सेकंड है,
इनटू एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को चेंज करोगे -2 मीटर आने वाला। अब देखो बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है 13.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर निकल कर आता है 13.6 इंटू 10⁻⁻²। जब इसे सॉल्व करने वाले हैं तो इसका आंसर निकल कर आने वाला है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन और, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बोला गया है, और क्वेश्चन ये है जो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर चुका हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम क्या होता है आपको बतानी है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर एसएचएम किसे कहते हैं भाई? ऐसी एसएचएम जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और हमेशा इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होती है एक्सेलरेशन की, उसे हम लीनियर एसएचएम कहते हैं। लीनियर एसएचएम में हमेशा नेगेटिव साइन का एक ही मतलब होता है कि पार्टिकल राइट गया मतलब डिस्प्लेसमेंट राइट हुआ तो एक्सेलरेशन लेफ्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हुआ तो एक्सेलरेशन राइट होगा, ये इसका मतलब होता है। अब देखो 3 मार्क्स के ऐसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप ऐसे 2 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन गिवन है बेटा। इस क्वेश्चन पे बेस्ड पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, महाराष्ट्र सीटी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। ये डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूला भी लर्न करना चाहिए, मैं तो कहूंगा शॉर्ट ट्रिक के तौर पर याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, ऐसे 2 3 मार्क्स ईच सेगमेंट जो आपके पास अवेलेबल है, उस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड दे रखा है आप लोगों को, वेलोसिटी दे रखी पार्टिकल की v1 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, x1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, v2 आपके पास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि x2 की वैल्यू आपके पास कितनी अवेलेबल है 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या बताना है? आपको t बताना है, टाइम पीरियड बताना है, और आपको स्मॉल a की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई, हम जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। लेट x1 पे v1 है एंड x2 पे लेट मैं मान लेता हूं v2 है। मैं तो पहले दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूं, बाद में वैल्यू पुट कर दूंगा। v1 आ गया ओमेगा अंडर रूट कितना, a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली v2 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर अपॉन कितना v2 स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों को, 1 डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा, v1 स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आया a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर a स्क्वायर, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। a स्क्वायर ब्रैकेट में कितना आ चुका है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड आपके पास निकल कर आ जाता है अंडर रूट v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब देखो फर्क क्या पड़ा, v1 आपके पास कितना अवेलेबल है, सो v1 सर हमारे पास अवेलेबल है 8 स्क्वायर इनटू x2 कितना है 4 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कितना है v2 6 स्क्वायर इनटू कितना है आपके पास में x1 3 स्क्वायर डिवाइड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सो a इक्वल टू आपके पास क्या निकल कर आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एम्पलीट्यूड हम ये कह सकते हैं ये आया 8 प्लस 6, 8 माइनस 6, यहां से मैं 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर है ना, तो हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं और कॉमन निकाल कर सॉल्व करते हैं इसे। 2 कॉमन निकाल लिया जाए यहां पर, चलिए 64 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में 9 आता है। 8 प्लस 6 8 माइनस 6, तो 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6 है ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आपको याद कर लेना चाहिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर देता हूं, लेट मी पुट अप द वैल्यू 64, देखिए 64 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय
8 प्लस 6 कितना आ गया 14 इंटू 8 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास में 2 निकल कर आ चुका है। 8 माइनस 6 2 निकल कर आ गया, तो ये आ गया आपके पास में 32 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 14, ये निकल कर आ चुका है आपके पास में 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब 16 प्लस 9 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 7। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को सॉल्व करेंगे 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर, 25 का अंडर रूट आएगा 5 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है। मैंने क्या किया, आप सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, मैंने 2 से डिवाइड करता गया, मैं 2 से डिवाइड करने पर ये चेंजेस आए 16 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से मैंने सॉल्व किया। इस तरह आप देखो आप क्या हुआ, हमने एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया, अब मुझे निकालना है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड का मैं बड़ा एक फॉर्मूला निकाल के रख रहा हूं, बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोग टाइम पीरियड की वैल्यू को पुटअप कर लेना, टाइम पीरियड बड़ा सिंपल आने वाला है। देखो v1 स्क्वायर कितना दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट था। v2 स्क्वायर था ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट करते हैं। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हुआ, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो अब आपके पास में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू इक्वल आ गई ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, दैट इज कैन बी रिटन 2 पाई बाय t। अब देखो बच्चों यहाँ आपको v1 क्या गिवन है और v2 क्या गिवन है, आप चेक करेंगे तो v1 है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो t दैट इज 2 पाई बाय t, हम इसको ऐसा लिख देते हैं 2 पाई बाय t दैट इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन कितना x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो 2 पाई बाय t। अच्छा v1 पहली वेलोसिटी कितनी है 8 स्क्वायर माइनस कितना आपके पास में 6 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट x1 x2 है ना, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 2 पाई बाय t आपके पास आ गया 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6 ना 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 4 माइनस 3 4 प्लस 3। सो 2 पाई बाय कैपिटल T कितना हो चुका है 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 इंटू 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, और ये आ चुका है 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 3 7, सो अंडर रूट 4 मतलब 2, तो 2 पाई बाय T इक्वल टू 2, सो T इक्वल टू पाई सेकंड मतलब कितना आ गया आपके पास 3.14 सेकंड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ये ओमेगा की वैल्यू लर्न कर लें, ओमेगा लर्न कर लेंगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाने वाला, इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको सिंपल क्या करना था डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लर्न होता था तो आंसर निकाला जा सकता था, मतलब इतना 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 फॉर्मूला ए के और ओमेगा के याद रखने हैं, तो ओमेगा और ए के फॉर्मूले याद रख लें, उससे काम चलेगा। यही क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन। आइए और आगे बातें करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है ना, क्वेश्चन 4 नंबर के मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये सब कुछ पूछा गया है। तो पहला टॉपिक टाइप 1 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें आपको मैंने एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर के दोनों टाइप, उसके बाद लॉन्ग आंसर का एक क्वेश्चन, ये सारी बातें बता दी। नाउ टाइप 2 वाला सेगमेंट में आप डिस्कस करने वाला हूं, और वो सेगमेंट है सिंपल पेंडुलम का काम, सिंपल पेंडुलम की वर्किंग किस तरह से वर्क करता है वो, और उस पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चन पे बात। देखिए पार्ट 1 हमने सीखा, पार्ट 1 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किए और उस पर वर्कआउट किया। अब पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। ये सेशन जो है 2021 महाराष्ट्र क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का सेशन चल रहा है, और इस सेशन का पार्ट 2 टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम बेस्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें कि क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए, जिसका सिंगल मार्क होगा, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 1 लाइन क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना है, हल्का सा 3 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट है आंसर, ऐसे 2 बोला जाएगा ऐसे, और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो यहां पर आप क्वेश्चन के पहले सारे टाइप देख लीजिए, टाइप के बाद में हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला टाइप जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया है, दूसरा फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन है, तीसरा आपसे पूछा गया कि जब पेंडुलम को आप स्पेस में लेके चले जाएं तब क्या फर्क पड़ने वाला है। सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन पूछी गई है वीएसए के अंदर, आपसे मून और अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंजेस के कारण टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में पूछा गया है। लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है और इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि लेंथ को अगर 44 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तो टाइम पीरियड 20% से बढ़ जाता है, तो इनिशियल लेंथ कितनी होगी। आइडियल सिंपल पेंडुलम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, तो यहीं से हमारी शुरुआत होगी। देखो यहां पर मैं डिस्कस क्या करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन एक पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, पूरा इसका वीडियो बताऊंगा और वीडियो बताने के बाद आपको क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि हम एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे लेते जाएंगे और उस क्वेश्चन को बोर्ड पे चल के सॉल्व करते जाएंगे। मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पहले बड़ा क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन के साथ में छोटे छोटे सारे फ्रेम क्वेश्चन। तो चले बोर्ड की तरफ और सीखे किस तरह से हम पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करते हैं। स्क्रीन में देखिए क्या कहा गया है, पहली कंडीशन क्या कही गई है। आइडियल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसमें कि आप हैवी पार्टिकल सस्पेंड करते हैं, मासलेस होता है जो पार्टिकल, ऐसी स्ट्रिंग से करते हैं जो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है जो किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होती है, इसे हम आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जो स्मॉल हैवी डेंस स्फीयर होता है जिसे हमने सस्पेंड किया होता है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जो कि रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जो पार्टिकल है वो मासलेस है, यहां पर पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल नहीं है, और उस स्फीयर को हम बॉब कहते हैं। तो चलिए डायग्राम देखिए कैसा है। यहां देखिएंगे ये एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से आपने एक बॉब को कनेक्ट किया है, बॉब से कनेक्ट करने के बाद स्फीयर अवेलेबल है, यहां पर स्फीयर इस तरह से अटैच किया गया है और स्फीयर को आपने स्लाइट एंगल थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया हुआ है। ये मैं चल के बोर्ड पे डायग्राम समझाने वाला हूं, उसके बाद हम ये सारे कंपोनेंट सीखेंगे। हम टाइम पीरियड कैसे निकालने वाले हैं, उस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी यहां से सीखेंगे जो कि इस तरह से बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन 2π/ω की मदद से सीखेंगे, जबकि ओमेगा क्या कहा जाता है ये भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं बोर्ड पर। फिर उसके बाद टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये देखेंगे, सेकंड पेंडुलम क्या होता है ये सीखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कोनिकल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम में कंपैरिजन क्या होता है ये भी मैं आपको साथ में डिस्कस कर दूंगा ताकि ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से आपका फिनिश हो। तो चलें बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों सिंपल पेंडुलम क्या बताया गया है, यहाँ पर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को बॉब को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है ना, कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस किया। हम जानते हैं एम मास के ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये एंगल थीटा है, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, यहां से लाइन ड्रॉ की। देखो कॉमन एक्सपीरियंस की बात बोलता हूं, जब आप यहां से इसे धक्का दोगे, यहां से इसे धक्का दोगे तो धक्का देकर ऐसा जाएगा, जाने के बाद वापस इधर आएगा, भाई ऐसा जाएगा और वापस इधर आएगा, तो लाएगा कौन लाएगा, तो जो लेके आएगा उसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रहा सेंटर से डिस्प्लेसमेंट हुआ x = +a पर गया मान लो, और वापस से फोर्स लग रहा है, इसे रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं। तो ये थीटा एंगल है, मैंने यहाँ से लाइन वर्टिकली ड्रॉ की, ये एंगल थीटा आपके पास में। अच्छा ये mg है तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा जो इधर की तरफ लेके आएगा ये होगा mg sin थीटा। तो आप चेक कर सकते हैं इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन को कहा गया है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशंस ठीक है ये आपके पास एग्जिस्ट करती है। आपने इसे धक्का दिया, राइट साइड गया, डिस्प्लेसमेंट राइट हुआ, देखो फोर्स वापस सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है, मीन पोजीशन। तो ये जो फोर्स लग रहा है यही फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, जिससे मैं कह रहा हूं -mg sin थीटा। और जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा, एंगल जब भी छोटे होते हैं तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है -mg × थीटा। बच्चों ध्यान से देखना, यहां से यहां तक पार्टिकल, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, ये थीटा है, ये l है और ये x है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है x और रेडियस कितना है l, तो थीटा इक्वल टू x/l, इसे लिखा जा सकता है -mg x/l, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, -mg x/l लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन कितना आ गया, -g/l × x। ये एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, -g/l आ गया। अच्छा जब भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। क्या कौन सी मोशन कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। अच्छा ऐसी मोशन में टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली जाती है 2π/ω, और 2π/ω में ओमेगा को क्या लिखा जाता है, तो ओमेगा को लिखा जाता है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं T इक्वल टू आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है 2π
टी इक्वल टू है 2 पाई अंडर रूट कितना है आपके पास में, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब a बाय x, इसका मॉड हम बात करेंगे। तो t इक्वल टू 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a बाय x का मॉड मतलब g बाय l, g बाय l। तो t इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो हम यहां से देख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में हम देख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन किन बातों पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। यही से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। क्या फ्रेम हुआ है देखिएगा ध्यान से, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ पेंडुलम। क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ पेंडुलम। तो लॉ ऑफ पेंडुलम कैसे डिफाइन किए गए हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ के हिसाब से क्या होता है, लॉ ऑफ लेंथ के हिसाब से हम ऐसा कहते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। अगर t1 L1 लेंथ पर t1 टाइम पीरियड है तो t1 इक्वल टू हम कह सकते हैं k रूट L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। L2 लेंथ पर ये हम कह सकते हैं k L2, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो t2 बाय t1 को लिखा जा सकता है k अंडर रूट L2 अपॉन k अंडर रूट L1। कैसे के कैंसिल हो गया, t2 बाय t1 कैन बी रिटन अंडर रूट L2 बाय अंडर रूट L1। ये कहलाता है लॉ ऑफ लेंथ। नाउ सेकंड लॉ जो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसे कहेंगे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस लॉ के मुताबिक क्या लिखा जाता है, इस लॉ के मुताबिक लिखा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। t1 अंडर रूट डायरेक्टली अंडर रूट g1, या t1 इक्वल टू हम कह सकते हैं k रूट g1 एंड t2 इक्वल टू हम कह सकते हैं k बाय रूट g2। सो t1 बाय t2 इक्वल टू अंडर रूट g2 बाय g1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने एक मान लो हॉलो स्फीयर लिया जिसका रेडियस r है, सेम लेंथ का आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया। मान लो ये हॉलो स्फीयर था और ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है 5 ग्राम और इसका मास है 50 ग्राम। दोनों के मास अलग अलग है, फिर भी पता है लेंथ अगर सेम है तो टाइम पीरियड सेम आता है। तो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस का मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस का मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस हो चुका है। अब देखिए सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन क्या पूछी गई है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। वापस सुन लो, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। जैसे टाइम पीरियड 2 सेकंड रखा आपने तो 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना आ चुका है L बाय जी। 1 इक्वल टू आ गया पाई अंडर रूट कितना L बाय जी। तो 1 अपॉन पाई इक्वल टू अंडर रूट L बाय जी, स्क्वायर कर दो तो L बाय जी कितना आ गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर। सो L इक्वल टू आ चुका है आपके पास में G अपॉन पाई स्क्वायर। G की वैल्यू होती है 9.8 डिवाइड बाय 9.8। अच्छा, 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 0.99 मीटर आता है, जबकि नियरली इक्वल टू 1 मीटर के आसपास होता है। मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका लेंथ 1 मीटर के आसपास का होता है, ये 1 मीटर हो, ये 1 मीटर हो, ये 1 मीटर हो, ऐसा पेंडुलम जिसका लेंथ किसके आसपास हो 1 मीटर के आसपास हो, हम कौन सा पेंडुलम कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सेकंड पेंडुलम को यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना 1 सेकंड लगेगा, इसका मतलब जाने में आधा सेकंड, आने में आधा सेकंड, फिर इधर जाने में आधा सेकंड, फिर वापस आने में आधा सेकंड लगेगा। ये आपके पास में सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन होती है। देखिए सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन सीख लिया है ना, लॉ ऑफ पेंडुलम हो गए, दोनों लॉ, तीनों लॉ हम सीख चुके हैं। उसके बाद में सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन देख ली। अब देखो क्या है, आपको महाराष्ट्र क्वेश्चन बैंक जो दिया गया उसका एमसीक्यू का 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ क्वेश्चन है। आप जब शीट डाउनलोड करोगे ना, आपको मैं आंसर क्या बोलते डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक में जाके आप चेक करना, आपको क्वेश्चन भी गिवन है, पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी गिवन है। मतलब अच्छी बात यह है कि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है।
तो देखो सेकंड पेंडुलम बोला गया है, इन अ सेकंड पेंडुलम द मास ऑफ द बॉब इज 50 ग्राम एंड द रिप्लेस बाय मास ऑफ बॉब ऑफ 100 ग्राम, देन द इट्स टाइम पीरियड विल बी। भाई देखो सेकंड पेंडुलम का मतलब ही वो होता है कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होना चाहिए। अब 50 ग्राम का जो बॉब है उसको रिप्लेस करके आपने 100 ग्राम से रिप्लेस भी कर दिया, ये 50 ग्राम था, ठीक है। इसका टाइम कितना था, टोटल टाइम 2 सेकंड था। अब 50 ग्राम को आपने 100 ग्राम से रिप्लेस भी कर दिया, हैवी बना दिया, तो 100 ग्राम से रिप्लेस करने के बाद भी क्या होने वाला है, 100 ग्राम से रिप्लेस करने के बाद भी कुल मिला के टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी 2 सेकंड था, बाद में भी कितने सेकंड रहने वाला है, 2 सेकंड ही रहने वाला है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। वीएसए में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने क्या किया, सिंपल पेंडुलम को स्पेसक्राफ्ट में लेके चले गए तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना होता है, L/G होता है। अच्छा स्पेसक्राफ्ट में G की वैल्यू 0, G की वैल्यू 0 तो 2 पाई अंडर रूट L/0, एनीथिंग अपॉन 0 आंसर कितना होता है, इन्फिनिटी। तो स्पेसक्राफ्ट में ये था वीएसए 1 मार्क का एक क्वेश्चन था, उसमें ऐसा बताना था T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, G स्पेसक्राफ्ट में G 0 हो जाता है, G 0 हो जाता है, एनीथिंग अपॉन 0 आंसर इन्फिनिटी होता है। नाउ सेम क्वेश्चन बोला गया है इसी के अंदर, वीएसए के अंदर, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है, उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ के T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G ऐसा लिखना था, 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, तो अंडर रूट L/G रहने दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 1 अपॉन पाई स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ये L/G आ जाता है, तो L इक्वल टू आ जाता है सॉल्व करने पे 0.99 मीटर। मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका लेंथ कितना होता है 1 मीटर होता है, तो टाइम कितना होता है 2 सेकंड होता है, क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। आप देखो शॉर्ट आंसर ऐसे 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन एक, आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे 2 के ऐसे 1 के अंदर क्वेश्चन गिवन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of moon is 1.7 meter per second square, and what is the time period of simple pendulum on the surface of moon if the time period on the surface of earth is 3.5 second। भाई अर्थ पर आपको टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है, वो है 3.5 सेकंड। अब आपको मून पर वैल्यू बतानी है, जबकि अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून पर होती है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का हम आंसर क्या जानते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का आंसर 2 पाई अंडर रूट L/G, ये आपके पास हमें अवेलेबल होता है। सो गिवन ये है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि मून पर टाइम पीरियड कितना होगा। फॉर्मूला यूज कौन सा है, सो भाई फॉर्मूला ये यूज किया जा रहा है। चलिए अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द कैलकुलेशन। भाई मून पर 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑन मून और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। पहली बात तो लेंथ तो चेंज नहीं बोली गई है। अर्थ पर हम बात करते हैं 2 पाई अंडर रूट L अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। चल दोनों का रेशो निकालते हैं, Tm अपॉन Te, ठीक है। अब ये आ जाता है 2 पाई कैंसिल, अब L कैंसिल, ये आ गया आपके पास में मून और ये आ गया अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अच्छा अर्थ पर टाइम पीरियड कितना आपके पास में 3.5, ये है 9.8 इंटू 3.5, 1 पॉइंट कितना है चेक करें, ये दे रखा है आपको 1.7 दे रखा है। तो बच्चों 3.5 इंटू 98 अपॉन 17, टोटल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको निकल कर आती है 8.40 सेकंड। वैल्यू कितनी आएगी 8.40 सेकंड, ये वैल्यू आपको निकल कर आने वाली है, ठीक है ना। तो 98 डिवाइड बाय 17 करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 8.40 सेकंड वैल्यू मिलने वाली है। अब देखो शॉर्ट आंसर, इसमें शॉर्ट आंसर ऐसे 1 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, कोई भी 2 लॉ बताने जो मैं आपको बता चुका हूं अभी। उसके बाद में 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, एक टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 20% से बढ़ता है, 20% से बढ़ता है, मतलब क्या था सर, पहले T1 की वैल्यू थी आपके पास T, भाई पहले T1 था T, T2 हो गया T प्लस 20% ऑफ T। कब बढ़ता है, जब L1 लेंथ थी आपके पास में L, L2 आप कितने परसेंट से कितने से बढ़ा देते हैं, 44 सेंटीमीटर से बढ़ा देते हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई ये L कितना था, तो हम जानते हैं T2 बाई T1 इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट L2 बाई L1,
T2 by T1 इक्वल टू अंडर रूट L2 by L1 मतलब L प्लस 44 डिवाइड बाय L ऐसा हम लिख सकते हैं। नाउ T2 कितना है आपके पास में, तो 20% बढ़ा दिया गया, मतलब T1 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू T1। तो आप ये कह सकते हैं T1 प्लस 1 अपॉन या T1 बाय 5 आप लिख सकते हैं। तो इससे आप लिख सकते हैं 6 T1 बाय 5। सो T2 बाय T1 इक्वल टू 6 बाय 5 आपके पास निकल कर आ जाता है। नाउ T2 बाय T1 कितना है, L प्लस 44 डिवाइड बाय L, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। T2 बाय T1 का स्क्वायर इक्वल टू L प्लस 44 डिवाइड बाय L। अब क्या हो गया, 6 बाय 5 ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। 6 बाय 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू L प्लस 44 अपॉन L। तो 36L इक्वल टू 25L प्लस 25 इंटू 44। अब ये 36L माइनस 25L कितना होता है, 11L इक्वल टू आ गया 25 इंटू 44। सो L कितना आ चुका है आपके पास में, 25 इंटू 44 अपॉन 11। ये 25 इंटू 4 दैट इज 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को सॉल्व करने पर आंसर 1 मीटर निकल कर आता है। सो यहां पर भी टाइप 2 का क्वेश्चन ऐसे 2 के अंदर कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के अंदर बोला है डिफाइन द आइडियल पेंडुलम एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ आइडियल पेंडुलम। तो हम मतलब लगभग टाइप सेकंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइप थर्ड टाइप का जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट में आपके सामने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो कि एसएचएम परफॉर्म करता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेकर हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट। देखिए टॉपिक नंबर 2 समझने के बाद में, टॉपिक नंबर 2 में हमने सीखा कि सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे है। एक और टॉपिक पर गौर किया गया है जिसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, दैट इज एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। मतलब जब कोई पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो एनर्जी के एक्सप्रेशन कितने तरह से हम बताएंगे। मान लीजिए ये M, ये N, ये O और किसी पॉइंट P पर पार्टिकल X पोजीशन पर अवेलेबल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में m मास का पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट कर रहा है और v वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। मीन पोजीशन के अबाउट लगातार उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ एनर्जी जो एसोसिएट होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ऐसा है कि पार्टिकल जब डिस्प्लेस हो रहा है तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, इससे इक्वेशन बताई जाती है। पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताया जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मदद से जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी को आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, dx by dt, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन a sin ओमेगा t प्लस फाई। सो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया। हम काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज मैं k से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम k। अच्छा v स्क्वायर करना है, इसका मतलब v स्क्वायर का मीनिंग हुआ इसका स्क्वायर कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब कितना हुआ आपके पास में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, change in potential energy of particle is defined as negative work done by conservative forces। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी नेगेटिव वर्क करते हैं उसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं और इसे कहा जाता है वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो मानिए मैंने क्या किया, पार्टिकल को मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर अवेलेबल था, अच्छा पार्टिकल को खींच के मैं dx डिस्टेंस पर लेके आया। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ऑपोजिट एक्ट हो रहा होता है ना। जैसे स्प्रिंग का केस होता था, मान लो ये स्प्रिंग होता था और आप स्प्रिंग को खींच के ले जाते थे, स्प्रिंग को राइट साइड खींच के ले जाते थे, डिस्प्लेसमेंट ds खींच के ले जाते थे, छोड़ते थे तो कहां जाती थी स्प्रिंग, जैसे आप छोड़ते थे तो स्प्रिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती थी, तो स्प्रिंग का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की पॉसिबिलिटी थी।
सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा लगता है जो कहां किसकी डायरेक्शन में रहता है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट राइट साइड, और मान लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं एफ, अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल दोनों के बीच का 180 डिग्री एंगल है। छोटा सा चेंज आया, छोटा सा वर्क डन हुआ, फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स ने वर्क किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ और कॉस 180 लगा। कॉस 180 स्मॉल चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं, इसे आप एफ डी एक्स लिख सकते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड डी यू। अच्छा, हमने रिस्टेनिंग फोर्स की वैल्यू माइनस मॉड के एक्स डी एक्स लिखी, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन डी यू के एक्स की पावर 1 डी एक्स, जीरो से शुरुआत में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्स, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी यू आपके पास में अवेलेबल है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डी यू हम लिख सकते हैं यू होता है, जीरो से कैपिटल यू। अच्छा, के कॉमन निकल गया, इससे आपने लिखा x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, जीरो से लेकर x लिखा जा सकता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट k/2 x² फ्रॉम 0 to x, 0 to x। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका है k/2 x²। k कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। k कौन सा कांस्टेंट है? स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास में। तो बच्चों इस तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा जाता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर को देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब शुरुआत हुई थी तभी हमने टॉपिक में पढ़ा था a = -ω² x होता है और ω² = k/m होता है। तो k = m ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, k = m ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो m ओमेगा स्क्वायर को हम चाहें तो यहां पर k के फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी m ओमेगा स्क्वायर को k के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हो जाने वाला है बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास में काइनेटिक एनर्जी दैट इज गिवन एज हाफ k ब्रैकेट में a² - x²। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u कह रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल कुछ इस तरह से बताएगा, हाफ के x²। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखी जाएगी? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है आपके पास में? हाफ के ब्रैकेट में आता है a² - x² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारे पास में? तो हाफ के x² अवेलेबल है। टोटल एनर्जी लिखा जा सकता है हाफ के a² - हाफ के x² प्लस हाफ के x²। हाफ के x² प्लस माइनस कैंसिल होता है, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है हाफ के a²। हाफ के a², ये इसकी वैल्यू निकल कर आती है। अब देखिए बच्चों, यहां पर आप यहां देख सकते हैं टोटल एनर्जी k को क्या लिखा जाता है? m ओमेगा² a²। यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ m ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2πf का होल स्क्वायर इंटू a² इसे लिखा जा सकता है। सो टोटल एनर्जी इज गिवन एज हाफ m 4π² f² इंटू a² इसे लिखा जा सकता है। सो टोटल एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है बच्चों। अब देखिए, ग्राफ भी प्लॉट करना होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करो और साथ साथ ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये क्या शो करता है। इसमें से ग्राफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें निकाल के बताना होता है। सो टोटल एनर्जी इज गिवन एज हाफ m ओमेगा² को मैं k लिख रहा हूं, k² लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। आइए चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का हम ग्राफ बनाते हैं। यहां देखिएगा u हाफ के x²। लेट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मान लो 10 है न्यूटन पर मीटर, ऐसा हम समझ के चलते हैं। 10/2 इंटू x², तो ये आपके पास आ जाता है 5x²। ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x², y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x², और ये होता है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये रहा पोटेंशियल एनर्जी और ये x का ग्राफ हुआ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ चेक कीजिएगा।
काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है। के की वैल्यू मैंने 10 बोली आप लोगों के सामने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो 5, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है -5x स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर आपके पास में। ये y एक्सेस कांस्टेंट k2 एक्स स्क्वायर प्लस वापस से कांस्टेंट k3 लिखा जा सकता है। 5 और इंटू a कोई ना कोई कांस्टेंट आने वाला है। अच्छा, आप यहां पे नोटिस करो, अगर आप यहां पे x इक्वल टू 0 पुटअप करते हो तो y की वैल्यू आपको कोई ना कोई कांस्टेंट मिल रही है। x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी में y की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट मिल रही है काइनेटिक एनर्जी में। और देखो नेगेटिव ग्राफ जब भी होता है, जैसे मान लो y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला होता है? डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। और ये आपके पास में ग्राफ बन चुका है काइनेटिक एनर्जी का। एक मिनट रुकिएगा, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम जो होता है मैकेनिकल एनर्जी होती है। देखो k 10/2 और a कांस्टेंट है, सो k कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय एनीथिंग कांस्टेंट, तो ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। सो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये दो पॉइंट वो आ गए जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इक्वल थी। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। हाफ के कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन ए स्क्वायर बाय 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास में आ जाता है a/√2। ये x की वैल्यू निकल कर आ चुकी है आपके पास में, प्लस a/√2 और माइनस a/√2, दो वो वैल्यू हो गई जहां पर पोजीशन या कह लीजिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, आप ये नोटिस कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये वाला ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी ये वाला ग्राफ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होंगे कि भाई आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास में एक्स स्क्वायर निकल कर आ जाता है। जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर, तो ये आपके पास में आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बाकी कुछ वैल्यूज गिवन होती है, उसके हिसाब से हमें आंसर्स निकालने होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है आपके पास में हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन में हाफ के ए स्क्वायर, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। आइए आप क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, जो इस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत क्वेश्चन जो दिए गए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर फर्स्ट गिवन है, फर्स्ट एमसीक्यू में 6 नंबर क्वेश्चन गिवन है। जब डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाए एम्पलीट्यूड का, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है, तो आपको टोटल एनर्जी निकालना है। हम जानते हैं टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। सो हमें पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के कैंसिल, ये आ चुका है आपके पास में a बाय एक्स का होल स्क्वायर। नाउ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी दैट इज a बाय एक्स का होल स्क्वायर इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, a बाय एक्स कैसा आएगा, तो 2/1 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, a बाय एक्स दैट इज 2/1, सो 2/1 का स्क्वायर इनटू पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ u, ये आपके पास में टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। सो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आता है आपके पास में 12 जूल, तो 12 जूल विल बी द फाइनल आंसर। नाउ वीएसए में कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है इस सेगमेंट से, एनर्जी सेगमेंट से। अच्छा, शॉर्ट आंसर ऐसे 1 में से भी एक क्वेश्चन गिवन है,
ऐसे वन में से एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल। भाई मास दे रखा है ना, मास दे रखा है आपको 2 kg। ये SA2 का क्वेश्चन है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है ना। टोटल एनर्जी पार्टिकल की दे रखी है और वो टोटल एनर्जी है 40 जूल। फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। सेंटर ऑफ पाथ को जब क्रॉस करेगा तब स्पीड निकालना है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि भाई ये मोशन कुछ इस तरह से है, दिस इज मोशन लाइक दिस, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस है और x इक्वल टू आपके पास में अवेलेबल है माइनस है। अब हुआ ऐसा, जब x इक्वल टू 0 पे क्रॉस करेगी तब आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। अच्छा, x इक्वल टू 0 मतलब हो गया मीन पोजीशन, ठीक है। अब क्या होता है, टोटल एनर्जी सम ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के, इसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, और हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन हम ये कह सकते हैं, जब भी हम मीन पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, टोटल एनर्जी या कह लीजिए x इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ के एक्स 0, हाफ इंटू के इंटू 0 का स्क्वायर, आंसर पोटेंशियल एनर्जी का 0 आ जाता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई तो टोटल एनर्जी जो भी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी जब होती है तो टोटल एनर्जी 40 दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर दे रखा है। 40 मल्टीप्लाई बाय 2, मास कितना है तो 2 आंसर आपके पास में, मास की वैल्यू v स्क्वायर, इससे कैंसिलेशन होता है तो v की वैल्यू अंडर रूट 40 आती है। अच्छा, अंडर रूट 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 10 लिख सकते हैं। रूट 10 3.16 होता है, 3.16 होता है तो 4 पॉइंट आपके पास में 32 मीटर पर सेकंड इसका आंसर निकाला जा सकता है। 6.342 बोला गया है यहाँ पर, एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास में मास दे रखा है, टोटल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, टोटल एनर्जी आपके पास में क्या दे रखी है तो 40 दे रखी है, हाफ m, मास कितना है तो मास 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 40 मतलब 4 अंडर रूट 10। अब 4 अंडर रूट 10 में रूट 10 2 बाहर निकल गया, रूट 10 कितना होता है तो 3.16 होता है। नाउ 3.16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, आपके पास में 6.32 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होता है। अब देखो बच्चों, लॉन्ग आंसर यहां पर ऐसे 2 में कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है ना इस टॉपिक से रिलेटेड। अब उसके बाद में लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बताना है, जो कि मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, 4 मार्क का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 के बाद में जब मैंने इसे क्लासिफाई किया तो टॉपिक नंबर 4 में मैंने इसे क्लासिफाई किया और टॉपिक नंबर 4 को ऐसा मैंने कहा है एंगुलर एसएचएम पर क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक नंबर 4 के हिसाब से एंगुलर एसएचएम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड, टॉपिक थर्ड, अब है टॉपिक 4 की बात। तो टॉपिक 4 का मतलब है एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में पहला कोई भी 4 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं है, एंगुलर एसएचएम में कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एंगुलर एसएचएम में ऐसे 2 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको और वो क्वेश्चन जो है एंगुलर एसएचएम के 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। एक है आपको एंगुलर एसएचएम क्या होता है बताना है और साथ साथ उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करना है। दूसरा आपको बताना है कि जब कोई मैग्नेट को वाइब्रेट किया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसका टाइम पीरियड ऑफ एक्सप्रेशन कितना होता है। उसके बाद में साथ साथ आपको SA1 में भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है, VSA में भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है और ऑब्जेक्टिव में भी कोई क्वेश्चन गिवन नहीं है। तो चलिए केवल 2 ही क्वेश्चन है SA2 के अंदर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है, तो पहली बात तो एसएचएम का मतलब बता चुका था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। नाउ एंगुलर एसएचएम में ऐसी मोशन जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या कह लीजिए रीस्टोरिंग टॉर्क ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस मोशन में रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है जो अपोजिट होता है, हमेशा किसके अपोजिट होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा लिखा जाता है इसे। उस मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है।
ना एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्लस इसे लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल टू 0। अच्छा हम ये बात जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे हम डबल डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी भी कहते हैं और इसे अल्फा इक्वल टू लिखा जाता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये इसे अल्फा की वैल्यू लिखी जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में अगर लिखा जाए तो अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 इसे लिखा जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये आपके पास में आ चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में यहां एक टर्म और इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर कोई बार मैग्नेट को रख दिया जाए, जैसे ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने बार मैग्नेट को रख दिया, ये बार मैग्नेट आपके पास में, ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का है, साउथ पोल। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी बार मैग्नेट को रखा जाता है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और साउथ पोल पे लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और वो फोर्स की वैल्यू होगी एम बी। इसे ऐसा दिया जाता है नॉर्थ साउथ, फोर्स की वैल्यू होती है एम बी। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क ऐसा पड़ता है कि यहां पर ये जो टॉर्क लग रहा है या ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेट पर, ये फोर्स रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने वाला है। ये रहा आपके पास में ऐसा, ये एक फोर्स ऐसा, ये एक फोर्स ऐसा, यहां से यहां तक 12 डिस्टेंस है, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं, ये एमबी फोर्स है और ये भी एमबी फोर्स है। अच्छा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये देखो ऐसा घुमाएगा इसको, रोटेशनल मोशन होगा इसके अबाउट। सो टॉर्क को क्या लिखा जाता है, टॉर्क को लिखा जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, मान लीजिए पॉइंट बी है और ये मान लीजिए पॉइंट बी सी है, तो यहां से हम कह सकते हैं फोर्स जो भी आएगा मॉड एम मॉड बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम कह सकते हैं इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एसी लिखा जा सकता है टॉर्क। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC sin theta, suppose I have taken angle, ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने थीटा एंगल लिया, ये एंगल थीटा लिया है आपके सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, AC अपॉन 12, तो AC को क्या लिखा जा सकता है 12 sin थीटा। सो टॉर्क कितना आ चुका है चेक कीजिएगा, टॉर्क इक्वल टू स्मॉल m b 12 sin थीटा, m मल्टीप्लाई बाय 12 b sin थीटा। अच्छा ऐसे लिखेंगे मॉड एम बी sin थीटा, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। कौन सा टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा रहे होते हैं टॉर्क। अच्छा माइनस एम बी, आपकी किताब में इसे म्यू भी लिखा हुआ। अच्छा एंगल जब भी छोटा होता है साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जाता है, टॉर्क आई इंटू अल्फा माइनस म्यू बी थीटा, तो अल्फा इक्वल टू कितना लिखा जाता है माइनस म्यू बी अपॉन आई इंटू थीटा। अच्छा टाइम पीरियड जब भी निकालना हो कैसे निकाला जाता है टाइम पीरियड, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। सो 2 पाई, ओमेगा को क्या लिखा जाता है, ओमेगा को लिखा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे ओमेगा को एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा को लिखा जाता है अल्फा अपॉन थीटा। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई, अब अल्फा अपॉन थीटा की वैल्यू देखो यहां से क्या लिखी जा सकती है, अल्फा अपॉन थीटा का मॉड लिखा जा सकता है म्यू बी अपॉन आई, म्यू बी अपॉन आई। सो ये आ गया म्यू बी अपॉन आई।
एम बी, ठीक है ना, एम इंटू बी कैपिटल एम, आपके पास में बी इंटू एम इंटू, ठीक है, एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा म्यू बी साइन थीटा चलेगा। सो टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या टाइम पीरियड शो करेगा, ये आपके सामने आ चुका है। सो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए टॉपिक नंबर 4 के बाद में लास्ट नंबर का एक टॉपिक और बताया गया है, और वो टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। वापस से इसमें 4 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल 3 मार्क का क्वेश्चन बताया गया है। ऐसे 2 के अंदर 3 मार्क का एक क्वेश्चन है कंपोजिशन, और एक कुछ एमसीक्यू गिवन है। सो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, टॉपिक 5, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। चलिए कंपोजिशन ऑफ एसएचएम कैसे बनाया जाएगा। आपको 2 एसएचएम दे रखे हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, और दूसरा एसएचएम दे रखा है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। इन दोनों के रिजल्टेंट से जो मोशन बनेगा उसका हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। ये आ गया A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, ये x। अच्छा A1, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, प्लस पापा चेक कीजिएगा A2 यहां पर अवेलेबल है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आपके पास में लिखा जा सकता है। x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई 2 प्लस, यहां पर आप देख सकते हैं A1 कॉस ओमेगा टी, A1 कॉस ओमेगा टी, ये चेक कीजिएगा, A1 कॉस ओमेगा टी साइन फाई 1 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई 2, यहां पर लिखा जा सकता है। साइन ओमेगा टी कॉमन दोनों में से, A1 cos फाई 1 प्लस A2 cos फाई 2, अंदर ब्रैकेट में बचा साइन ओमेगा टी प्लस A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आप देखो बच्चों, हम इस वाले टर्म को क्या मान रहे हैं, हम इस वाले टर्म को मान रहे हैं आर कॉस डेल इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इस वाले टर्म को हम मान रहे हैं आर कॉस डेल, आर साइन डेल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसमें फर्क क्या पड़ा, एक्स आर कॉमन निकल गया। अच्छा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस डेल। अब हमें आर निकालना है और हमें डेल निकालना है, तो हमें यही बोला गया है क्वेश्चन में, 3 मार्क के क्वेश्चन में, कि भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ। उस इक्वेशन का क्या निकाल के बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ। सो पहला ये आ गया आर कॉस डेल, आर कॉस डेल इक्वल टू आ चुका है आपके पास में A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। नाउ आर साइन डेल ये आ चुका है A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब समझिए, हमें R निकालना है, लेट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर
देखो यहां पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 का स्क्वायर प्लस a1 sin phi 1 a2 sin phi 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। दोनों में से कॉमन क्या निकला? आर स्क्वायर कॉमन निकला। अंदर कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल 1 बचा, ये आ गया a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi 1 a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 प्लस यहां पर देखो a1 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 1 a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 2 ट्वाइस a1 a2 sin phi 1 sin phi 2। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ा कि a1 sin स्क्वायर a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 a1 स्क्वायर कॉमन निकल गया, sin स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 1 1 हो जाता है a1 स्क्वायर। नाउ a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 2 a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi 2, दोनों में से a2 स्क्वायर कॉमन निकल गया, sin स्क्वायर phi 2 प्लस cos स्क्वायर phi 2 1 बचता है, ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकल गया, cos phi 1 cos phi 2 प्लस sin phi 1 sin phi 2, इसे लिखा जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है cos a माइनस b phi 1 माइनस phi 2। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट से tan डेल की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। देखो कैसे, r sin डेल अपॉन r cos डेल, दोनों को क्या लिख देंगे हम, a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। अब यहां से कैंसिल क्या हुआ, r से r कैंसिल हो गया, sin डेल अपॉन cos डेल कितना हो गया, tan डेल, ये आ चुका है a2 sin phi 2 अपॉन a1 sin phi 1 a2 cos phi 2 प्लस a1 cos phi 1, इसे ऐसे tan डेल लिखा जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस पॉसिबल है, phi 1 माइनस phi 2 की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट रिजल्टेंट के एक्सप्रेशन पॉसिबल है ना। ये पूछे गए नहीं है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप इसे रिवाइज कर ले। 1 मिनट लगने वाला है सिर्फ, ओनली वी आर गोइंग टू टेक 1 मिनट। सो आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2। केस फर्स्ट, जब phi 1 माइनस phi 2 की वैल्यू 0 हो तो cos phi 1 माइनस phi 2 की वैल्यू cos 0 और cos 0 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास में। सो आर स्क्वायर विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2, इसे लिखा जा सकता है। तो आर मैक्स सॉल्व करने पर a1 प्लस a2 आता है। अच्छा, phi 1 माइनस phi 2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे, phi 1 माइनस phi 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो cos phi 1 माइनस phi 2 cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 90 डिग्री। अच्छा, ये 180 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे आप, थर्ड नंबर कि अगर phi 1 माइनस phi 2 आपके पास में 180 डिग्री हो जाए, cos phi 1 माइनस phi 2 cos 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा, और cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 180, ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, तो r मिनिमम का स्क्वायर मॉड a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आने वाली है r मिनिमम दैट इज इक्वल टू मॉड a1 माइनस मॉड a2। चलिए, अब क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया आपको एग्जाम में। आपको 5th नंबर के टॉपिक से 3 मार्क का एक क्वेश्चन था ऐसे 2 के अंदर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में
एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्या दे रखा है? एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 SHM हैविंग द जीरो फेज डिफरेंस इक्वल एम्पलीट्यूड। आपको जीरो फेज डिफरेंस दे रखा है, ये वाला है, 5 1 - 5 2 = 0 दे रखा है, 5 1 - 5 2 = 0। और एक और बोला है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपको बताना रिजल्टेंट कितना आएगा। सो RMX इक्वल टू नथिंग बट a प्लस ए आंसर आपके पास में 2a निकल कर आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरे चैप्टर का सारे क्वेश्चन का डिस्कशन इस तरह से किया है जैसे कि आपका चैप्टर भी रिवाइज हो चुका है, और चैप्टर रिवाइज होने के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी आपके वर्कआउट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर के बारे में। तब तक मैं आपसे कहूंगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने हाथ से नोट्स बनाएं, और साथ में टेक्स्ट बुक लेके जरूर बैठे। टेक्स्ट बुक लेने के बाद में टेक्स्ट बुक के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए साथ में आगे बढ़ते चले। क्योंकि होता कैसा है, हमें एक प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को कि सर हम भूल जाते हैं, हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है। उसका कारण ऐसा रहता है, बेटा आप कथा वाचन करते हो। कथा वाचन का मतलब है कि कथा पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाना है। क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तभी आपको लंबे समय तक याद रहता है। और कोशिश ये करो कि वीडियो लेक्चर तो देखो ही देखो, वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ टेक्स्ट बुक लेके बैठो। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के डायग्राम, वही डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में बनाने हैं। उम्मीद करता हूं कि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स बना लेंगे। इस और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टॉपिक का नाम, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।